हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती वाले हो जाइए तैयार। आज लेके आ गए हैं बायोलॉजी का स्पेशल क्लास। तो चलिए अब शुरू करेंगे पहले प्रश्न को। हीमोग्लोबिन क्या है इनमें से एक, जो आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है प्रजनन वर्णक, बी है श्वसन वर्णक, सी है कार्बोहाइड्रेट या डी है वसा। तो आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो एक श्वसन वर्णक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। वहीं अगर बात करें तो ये लाल रंग का, किस रंग का, ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, हालांकि ये तो बेसिक जानकारी है, आपको बताने की जरूरत भी नहीं है कि लाल रंग का, किस रंग का। तो लाल रंग का क्या है, श्वसन वर्णक है, जो कहाँ पाया जाता है, इस तरह से लिख लीजिए, जो कि लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो लाल रक्त कोशिकाओं में क्या किया जाता है, पाया जाता है। ये पॉइंट इसके साथ क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। आगे की अगर हम बात करें, यानी कि रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका का मतलब क्या, इंग्लिश में रेड ब्लड सेल्स की बात हो रही है, ठीक। और ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को एचबी से सूचित किया जाता है, किससे, एचबी से। ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा। एक क्या कह सकते हैं कि आपके शरीर में क्या करता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, और रक्त को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो ये बात आपको क्या होगी, पता भी होगी। वहीं अगर इसमें और पॉइंट की बात करें तो आपको इस तरह से भी लिख लेना है कि आपसे पूछ लिया जा सकता है कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, चूंकि हीमोग्लोबिन से ही प्रश्न आया है, तो और आपसे क्या पूछ लिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा कि हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये पूछ सकता है। तो कौन सा प्रोटीन, तो ग्लोबिन प्रोटीन। कौन प्रोटीन, तो ग्लोबिन प्रोटीन। देखिए इसी में आंसर भी आपको छुपा हुआ है, ग्लोबिन यहाँ भी है और इसमें यही पाया भी जाता है। वही बात करें हीम, इस तरह से लिख लीजिएगा। और ये हीम क्या है, तो हीम नामक यौगिक से बना है, हीम नामक यौगिक से बना हुआ है। वहीं और अगर बात करें तो हीम में, हीमोग्लोबिन यानी हीम से ही बना है, तो हीम में लोहा और क्या कहता है, पूछ सकता है पोफ्रिन, पोफ्रिन नामक क्या होता है, वर्णक पाया जाता है। कौन वर्णक पाया जाता है, तो लोहा और पोफ्रिन नामक वर्णक पाया जाता है। ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देख लीजिए पहले प्रश्न में ही आपको कितनी सारी जानकारी दे दी गई। तो लास्ट तक बने रहिएगा, और जो भी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, हर किसी के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाला है। पक्षियों में ध्वनि उत्पादन अंग है, कौन सा अंग है, ये आपसे पूछा जा रहा है। किसमें, तो पक्षियों में। ऑप्शन ए है स्वर रज्जु, बी है सिरिंक्स, सी है ग्रसनी और डी है नासापट। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरिंक्स द्वारा। किसके द्वारा, तो सिरिंक्स द्वारा। ये तो हो गई इसके क्वेश्चन के आंसर की बात, यानी कि पक्षियों के लिए जिस अंग के माध्यम से ध्वनि पैदा करते हैं वो सिरिंक्स होता है, ठीक। वहीं अगर बात करें तो और क्या जानकारी, जैसे कि अगर हम बात करें तो ध्यान होना चाहिए, पहले पक्षी की बात आई है, तो पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है, ये पूछ लिया जाता है। पक्षी का अध्ययन, तो ये क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। कौन लॉजी, तो ऑर्निथोलॉजी, ठीक। ये एक पॉइंट हो गया। वही बात करें अगर कुछ और इसमें, तो एक मानव स्वर यंत्र के माध्यम से, एक मानव, एक पॉइंट इसमें नोट डाउन करिएगा कि एक मानव स्वर यंत्र के माध्यम से, स्वर यंत्र के माध्यम से
केवल केवल क्या करता है, 2%, कितना प्रतिशत, तो 2% हवा का उपयोग करके, हवा का उपयोग करके क्या करता है, ध्वनि बनाता है, ध्वनि बनाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए यहाँ पर लिखा दिया गया। चलिए आगे की बात कर ले कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। 3 नंबर पे, कौन सी रचना फुफ्फुस के विभाजन का अंतिम भाग है तथा गैसीय विनिमय का स्थान है। एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, साथ ही सॉल्यूशन भी, और सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, वायु कुपिकाएं। क्या हो जाएगा, वायु कुपिकाएं। वायु कुपिकाएं की जगह ऑप्शन में आपका वायु कोष्टिका भी हो सकता है, तो दोनों एक ही है। वायु कोष्टिका भी इसे ही कहते हैं और वायु कुपिकाएं, जो कि इस प्रश्न का आंसर है। ठीक, और ये सेंटेंस भी ध्यान रख लीजिएगा। और अगर हम इसमें बात करें तो जैसे वायु कोष्टिका की बात आई, तो आप इसमें क्या ध्यान रख सकते हैं, इस तरह से लिख लीजिएगा कि वह जगह है, वायु कोष्टिका वह जगह है जहाँ फेफड़े, फेफड़े और क्या कहता है, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन और क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है। तो ये बात इसमें आपको लिख लेने, जो भी इम्पोर्टेंट टर्म बनेगा आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक, और अगर हम इसमें कुछ बात करें तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि श्वास नलिका, जो कि यहाँ पर देखिए ट्रैकियोल है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, ट्रैकियोल है। ट्रैकियोल की अगर बात करें तो अगर इसको हिंदी में लिखना चाहे तो श्वास नलिका लिखिएगा इसको। ठीक, श्वास नलिका, ये काफी महीन नलिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं, तो महीन नलिकाएं होती है, जो क्या कहता है, कीड़ों के श्वसन तंत्र का हिस्सा होती है। किसके, तो कीड़ों का। तो एक ट्रैकियोल यानी श्वास नलिका भी ध्यान में रख लीजिएगा। आगे की बात कर लेते हैं, चौथे नंबर प्रश्न, अपूर्ण 4 कोष्ठीय हृदय वाले असमतापी प्राणी किस समूह में आते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो पहले असमतापी प्राणी यानी जिसको क्या कहता है इंग्लिश में, कोल्ड ब्लडेड। कौन ब्लडेड, तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की बात हो रही है। ठीक, कभी कभी बायोलॉजी का इंग्लिश टर्म ही आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो अगर हम बात करें, यहाँ एक पॉइंट और भी देखना है कि अपूर्ण कह रहा है और वो भी 4 कोष्ठीय हृदय वाले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कौन सा, सरीसृप हो जाएगा इस समूह के अंतर्गत। ठीक, वहीं अगर हम पक्षी की बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो इनके पास जो है पूर्ण 4 कोष्ठीय हृदय होता है, पूर्ण 4 कोष्ठीय हृदय होता, तो 4 कोष्ठीय हृदय, लेकिन यहाँ अपूर्ण आपसे पूछा जा रहा था और इनके पास पूर्ण होता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। वही ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करें उभयचर, तो ध्यान रखिएगा कि इनके पास 3 कोष्ठीय हृदय होता है, 3 कोष्ठीय हृदय होता है। लिखते जरूर चलिएगा, आप ही लोग के लिए लिखा जाता है। और ये भी क्या होते हैं, होते तो ये भी असमतापी प्राणी, असमतापी होते हैं, लेकिन ये
3 कोष्ठीय हृदय होता है, ये बात आपको इसमें ध्यान रख लेना है। वहीं ऑप्शन सी की अगर हम बात करें स्तनधारी, तो इनके पास क्या होता है, पूर्ण 4 कोष्ठीय, पूर्ण 4 कोष्ठीय। तो इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो गया, सरीसृप अपूर्ण 4 कोष्ठीय हृदय वाला। ठीक, तो ये बात आपको क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेना है। चलिए आगे के प्रश्न को देख लेते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, और पूरा क्लास जरूर देखा करिए शुरू से लास्ट तक। 5 नंबर प्रश्न आ चुका है, एक समुद्री उपस्थित मछली जो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, वो कौन सी होगी। तो ध्यान रखिएगा, वो हो जाएगी टॉर्पीडो, ऑप्शन नंबर बी। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ये क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करती है, ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। इस तरह से भी लिख लीजिएगा, पूछ सकता है कि सामान्यतः प्रत्येक टॉर्पीडो मछली 50 से 60 वोल्ट का क्या करती है, विद्युत मुक्त करती है, जो कि मनुष्य के लिए क्या हो सकता है, घातक भी हो सकता है। तो ये इस प्रश्न का आंसर ध्यान जरूर रखिएगा। अगर मछली की बात आई है तो देखिए एक पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, क्या, जैसे कि एक डॉग फिश, देखिए डॉग लगा हुआ है यानी कुत्ता मत समझ जाइएगा, डॉग फिश मतलब क्या होता है, मछली। तो डॉग फिश क्या है एक, तो ध्यान रखिएगा एक वास्तविक समुद्री मछली है। कैसी मछली है, तो वास्तविक समुद्री मछली है। तो आपसे प्रश्न इस तरह से पूछ लेता है ना कि डॉग फिश कैसी मछली है, तो वास्तविक समुद्री मछली, ये बात आपको इसमें ध्यान में रख लेना है। वही नाम सुने होंगे जेली फिश, कौन फिश, तो जेली फिश। तो जेली फिश पूछ लेता है कि जेली फिश किस संघ के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखिएगा निडेरिया संघ के अंतर्गत। जो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, क्या क्या बन सकता है, वो आपको बताया जाता है। वही बात करें स्टार फिश, इससे पूछ लेगा कि ये किस संघ के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखिएगा इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत। काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। आगे की बात करें एक फिश और, सिल्वर फिश, कौन फिश बताइए, मछली तो सुने, कितना सारा फिश आपको हो गया। तो सिल्वर फिश में क्या है, सिल्वर फिश किस संघ के अंतर्गत आता है, ये आता है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत, आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत। हो सके आपको मिलान के रूप में ये प्रश्न पूछ दे कि किसका मिलान सही है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन किसके अंतर्गत आता है। 6 नंबर देखते हैं, समुद्री अखरोट किस संघ में आते हैं, बताइए। अभी हम लोग समुद्री मछली पे चर्चा किए, अभी क्या आ गया, समुद्री अखरोट, और ये किस संघ में, यही पूछा जा रहा है। तो ये जो आता है टीनोफोरा संघ में, कौन संघ में, तो टीनोफोरा संघ में आता है। ठीक, वहीं एक पॉइंट आप यहाँ पर नोट डाउन करके लिखिएगा कि केटोना, नाम जरूर ध्यान रखिएगा, केटोना फोरा, सारे एनसीईआरटी बुक्स के ही टर्म है, केटोना फोरा फाइला, इसको क्या कहते हैं, इसको भी समुद्री अखरोट के रूप में जाना जाता है, समुद्री अखरोट के रूप में जाना जाता है। ठीक, किस संघ में आता है, तो टीनोफोरा, और केटनाफोरा फाइला को जाना जाता है समुद्री अखरोट के रूप में। तो ये भी आपको इसमें ध्यान में रख लेना है, आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है। बाकी अभी तो हम लोग क्या किए, इसमें संघ पे चर्चा भी कर ही लिए। समुद्री जीव यानी जो भी टीनोफोरा जीव में आएंगे ना, इसमें सभी समुद्री जीव आएंगे, सभी
समुद्री जीव इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, ये बात आप, यानी कि टिनोफोरा के जो जीव होते हैं सभी क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। इस तरह से ध्यान रख लीजिए। और अगर बात करें तो और इसमें क्या होता है, इसको कंघी जेली के नाम से भी जाना जाता है। किसको, तो टिनोफेरा को। तो एक पॉइंट लिखिएगा कि टिनोफेरा को किस नाम में जाना जाता है, और तो कंघी जेली के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। आहारी रेसाओं का मुख्य स्रोत आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो नॉर्मल प्रश्न है, आप लोग आसानी से इसका जवाब कर लेंगे। क्या हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन ए है दूध, बी है मांस और मछली, सी है पनीर और डी है साबुत खदान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साबुत खदान क्या है, आहारी रेशों का मुख्य स्रोत है। और इसको क्या कहता है, आहारी रेशों को आपको लिख देता है कहीं कहीं पर क्या, रफेज। तो रफेज या आहारी रेशा दोनों आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, आहारी रेशा क्या करता है, हमारे शरीर को बिना पचे हुए भोजन से छुटकारा पाने में मदद करता है। जैसे तो साबुत खदान का मतलब क्या हो गया कि साबुत अनाज, दाल, आलू, ताजा फल हो गया, सब्जी हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, साबुत खदान के अंतर्गत ही आ जाएंगे। तो ये सब चीजें नॉर्मल है, आपको पहले से ही पता होगा। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। और ये चैनल संबंधित जानकारी आप ही लोग के लिए लगाई जाती है, तो जाके देखा कीजिए। साथ ही साथ आपका कोई इस क्लास से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, तो प्लीज कमेंट किया करें। आप लोग का एक कमेंट हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है। और साथ ही आप लोग सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। लाइक शेयर करना भूल जाते हैं आप लोग, तो लाइक शेयर भी कर दें। और हाँ, कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, जरूर पूछें, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें। तो जीके जीएस जो कि आपको बिल्कुल एनसीईआरटी बैच, और वो भी पेड, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसका क्या करें, फ़ायदा उठाएं और अपनी पढ़ाई मन से करते चलें। और शिक्षक भर्ती वाले तो बिल्कुल भी एक क्लास भी मिस न करें। निम्नलिखित में से कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन है, काफी बार पूछा हुआ प्रश्न बिहार के कई सारे एग्जामों में। तो वसा में घुलनशील विटामिन की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि वसा में घुलनशील विटामिन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आता है। यानी कि ये चारों विटामिन क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो अब यहाँ पर आप बोलिएगा कि ना तो विटामिन ए है, विटामिन डी है, ना ही ई है, ना ही के है, तो आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर किया क्या है कि आपको उसका रासायनिक नाम के रूप में आंसर दिया है। ठीक, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि थायमिन किसका नाम है, रासायनिक नाम कौन सा विटामिन का, कई बार आपको पढ़ा चुके हैं। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। तो ये तो वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। बी में है क्या, फॉलिक अम्ल, तो फॉलिक अम्ल भी नहीं होगा, ये भी आपको कई बार बता चुके हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये विटामिन सी है, तो विटामिन सी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर डी है टेकोफेरॉल, तो टेकोफेरॉल की अगर हम बात करते हैं तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब टेकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है, किस विटामिन का, तो ये है विटामिन ई का। तो देखिए यहाँ पर विटामिन ई आपको दिख रहा है, तो यानी यही आंसर हो गया। हमसे यही तो पूछा जा रहा था। अगर यही पूछ देता कि जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में ध्यान रखिएगा विटामिन बी और कौन, विटामिन सी, जो कि एस्कॉर्बिक अम्ल यहाँ पर दिया हुआ है।
तो आपको विटामिन का रासायनिक नाम भी ध्यान होना चाहिए। जैसे कि विटामिन ए का क्या हो जाएगा रासायनिक नाम, तो रेटिनॉल, रेटिनॉल, यहाँ विटामिन ए भी था। वहीं अगर हम बात करें विटामिन डी का रासायनिक नाम का, तो कैल्सीफेरॉल, कौन फेरॉल, तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का देख ही लिए, टेकोफेरॉल। और विटामिन के हो गया, इसका क्या हो जाएगा रासायनिक नाम, तो फिलोक्यूनेन, फिलोक्यूनोन। मिलान के रूप में, कथन युग्म के रूप में काफी पूछ लिया जाता है, तो ऐसे प्रश्न को थोड़ा ध्यान रखा करें। आ जाइए 9 नंबर प्रश्न पे। राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए फिर से विटामिन संबंधित प्रश्न आ गया। तो अगर हम इसके बात करें तो पहले तो आपको यही पूछ लिया जाता है कि राइबोफ्लोविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो ध्यान रखिएगा विटामिन बी2 का, काफी बार पूछा गया प्रश्न। तो ये बात हो गई पहली बात। इसकी कमी से अगर हम रोग की बात करेंगे तो वो होगा किलोसिस रोग। कौन सा रोग, तो किलोसिस रोग। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। बेरी बेरी, ऑप्शन नंबर ए है रोग में कौन सा, बेरी बेरी। तो बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन बी1 की कमी से, ये भी ध्यान रख लेना है। साथ ही है स्कर्वी, तो स्कर्वी किस के कारण से होता है, तो स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से। लास्ट है पेलाग्रा, तो पेलाग्रा किसकी कमी से, तो ये होता है विटामिन बी3 की कमी से। तो चारों का जान गए कि कौन कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए आगे की बात कर ले कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। हाँ, उससे पहले आप लोग एक कमेंट कर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। क्या देना है आपको आंसर, आपको बताना है कि रिकेट्स नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें जो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। आ जाइए 10 नंबर प्रश्न पे। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी मांसपेशी पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है स्टेपिज, बी है सार्ट्रियस, सी है स्टेपिडियस और डी है रीढ़ की हड्डी की मांसपेशी। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी स्टेपिडियस। ये तो हुई इसके आंसर की बात, जो कि सबसे छोटी मांसपेशी है और ये मध्य कान में स्थित होती है। मध्य कान में क्या होती है, स्थित, इसी में लिख लीजिएगा, स्थित होती है। और स्टेपिज नामक हड्डी से जुड़ी होती है। स्टेपिज नामक हड्डी से जुड़ी होती है। कौन, तो स्टेपिडियस की बात हो रही है। ठीक, इसका अगर हम मुख्य कार्य की बात करें तो इसका जो मुख्य कार्य है कि कान को बहुत तेज आवाज से क्या करना है, बचाना है, यानी कि जिससे आंतरिक कान को नुकसान ना पहुंचे। वहीं ऑप्शन ए है स्टेपिज। तो ये ध्यान रखिएगा कि मानव शरीर की अगर पूछता कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, सबसे छोटी हड्डी, तब क्या हो जाता, कान की हड्डी स्टेपिज हो जाता। लेकिन यहाँ हमसे सबसे छोटी मांसपेशी पूछा गया था। ठीक, वहीं देखिए ऑप्शन नंबर बी है सार्टोरियस। तो इससे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं सार्टोरियस की जब बात आएगी, सार्टोरियस, जो कि यह मानव शरीर की क्या है, सबसे लंबी मांसपेशी है। कैसी मांसपेशी है, तो सबसे लंबी मांसपेशी है। तो चारों ऑप्शन आपको क्लियर इसीलिए कर दिया जाता है। और रीढ़ की हड्डी की मांसपेशी की बात करेंगे तो ये तो पता है कि रीढ़ को क्या करती है, सहायता प्रदान करती है, गति प्रदान करती है। ठीक,
चलिए आगे की बात कर लेते हैं। और बिहार शिक्षक भर्ती वाले पूरा क्लास जरूर किया करें, आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर देखेंगे। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न दिए जा रहे हैं, चुन चुन के प्रश्न आपके लिए लाए जाते हैं एग्जाम पैटर्न पे। हिंज सिंधी का उदाहरण है, क्या है इनमें से हिंज सिंधी का उदाहरण? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें आंसर की बात करें, ऑप्शन ए है घुटने की संधि, बी है फीमर एवं श्रेणी मेखला का जोड़, सी है क्रेटी की अस्थियों के मध्य संधि और अंगूठे की अस्थियों की संधि। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी हिंज संधि किसके उदाहरण है? घुटने की संधि का, हिंज ज्वाइंट जिसको भी बोल देते हैं, यानी कि कह सकते हैं केवल एक दिशा में झुक सकता है। हिंज संधि यानी हिंज ज्वाइंट जो केवल एक दिशा में झुक सकता है और सीधा हो सकता है, लेकिन अगल बगल घूमने का अनुमति नहीं देता है। जैसे कि एग्जाम्पल में और क्या ध्यान रख सकते हैं? हिंज संधि हो गया, घुटने की संधि, कोहनी की संधि, कोहनी की संधि, कोहनी की संधि हुआ, उंगली और क्या कहता है? पैर, पैर की उंगली, पैर की उंगली के बीच की संधि, बीच की संधि, बीच की संधि, ये सब इसके ही उदाहरण हैं, आ जाएंगे हिंज संधि के उदाहरण। घुटने की संधि के साथ साथ ये सब भी आप ध्यान में रख लेना है। ऑप्शन बी था फीमर व श्रोणी मेखला का जोड़। इसमें क्या है कि इसमें कह सकते हैं कि कई दिशाओं में गति को अनुमति देता है, जैसे मोड़ना, सीधा करना, अगल बगल ले जाना, घुमाना। तो इस सब ऑप्शन वाला कुछ लिखना नहीं। सी की बात करें तो करोटी के अस्थियों के मध्य संधि की, तो ध्यान रखिएगा ये अचल संधियां होता है, जिसका अर्थ है कि कोई गति ही नहीं करता है, ठीक। और ऑप्शन डी था अंगूठे की हस्तियों की संधि, तो इसका मतलब ये था कि अन्य अंगुलियों की तुलना में अंगूठे को अधिक गति की अनुमति देता है। किसको अधिक देता है? तो अंगूठे की अंगुली। ये बात बस इसमें लिख सकते हैं, ऐसे जो इम्पोर्टेंट था वो आपको बता दिया गया, ऑप्शन में था इसलिए इसको क्या कर दिए, समझा दिए। आगे की चर्चा कर लेते हैं। अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? यानी कि फिर से अस्थि से संबंधित प्रश्न आ गया। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम क्लोराइड, बी है कैल्शियम कार्बोनेट, सी है कैल्शियम फॉस्फेट और डी है सोडियम क्लोराइड। तो आपको अस्थि में पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा अस्थि में सबसे ज़्यादा जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तो कैल्शियम फॉस्फेट की। चूंकि अस्थि की बात आई है तो अस्थियां क्या है? शरीर में कठोर संरचना होती हैं, शरीर में क्या होती हैं? कठोर संरचना होती हैं, कठोर संरचना होती हैं जो मुख्यतः क्या? कैल्शियम और फॉस्फेट से ही बनी होती हैं। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया गया है, तो आपको शिक्षक भर्ती में भी मिल सकता है, कैल्शियम और फॉस्फेट से बनी होती है, ठीक। ये बात आप इसमें ध्यान रख लीजिएगा। वही मैग्नीशियम क्लोराइड था जो कि शरीर में कम मात्रा में पाया जाता है, तो हड्डी का घटक तो है नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो थोड़ी मात्रा में हड्डी में होता है, लेकिन यहाँ सबसे अधिक पूछा गया था। और सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये तो नमक है जो कि रक्त और तरल पदार्थों में पाया जाता है। तो इस तरह से आप ऑप्शन को ये कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। 13 नंबर पे चलते हैं। और प्लीज अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर से जरूर किया करें। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। शब्द पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम दिया है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र सर्वप्रथम किसने दिया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये शब्द दिया है किसने? टोंसले ने। कहाँ है टोंसले? एजी टोंसले ने। तो ये तो इसके आंसर की बात हो गई। वहीं आपको अच्छे से पता होगा ऑप्शन नंबर ए है ओडम। अगर नहीं भी पता है तो जान लीजिए कि ओडम को आधुनिक पारिस्थितिकी
आधुनिक पारिस्थितिकी का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो अगर पूछे पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया, तब तो एजिड टोंसले हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक किससे जाना जाता है, तो ये ओडम को जाना जाता है। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वही बात करें पारिस्थितिक तंत्र की बात आई है, पारिस्थितिकी तंत्र की, तो ध्यान रखेंगे इसके घटक, 2 घटक कौन कौन, तो एक होते हैं जैविक घटक और एक क्या होते हैं, अजैविक घटक। ठीक, वहीं अगर हम बात करें जैविक घटक में, तो जानकारी के लिए इसमें उपभोक्ता अपघटक शामिल है किसमें, जैविक घटक में। और इसमें अगर बात करें अजैविक घटक में, तो जो भी अकार्बनिक घटक है। अब अकार्बनिक घटक का उदाहरण पूछ लिया जाता है, एग्जाम्पल में ध्यान रखिएगा, जैसे पानी हुआ, पत्थर हुआ, वायु हुआ, ये सब क्या हो जाएंगे, अकार्बनिक घटक हो जाएंगे। और अगर जैविक घटक की बात करें, तो जैविक घटक में आप एग्जाम्पल में क्या ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि पौधे, जानवर, ये सब सूक्ष्म जीव, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, जैविक घटक में आ जाएंगे। ठीक, जिसमें क्या है, उपभोक्ता, और यहाँ पर उत्पादक भी लिख लीजिएगा, उत्पादक उपभोक्ता घटक शामिल होते हैं। चलिए आगे की प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक नहीं है। लीजिए, अभी जैविक अजैविक आपको बताएं और यहाँ आपसे पूछ रहा है कि जैविक घटक नहीं है, तो अभी तो आपको अच्छे समझा ही दिए। अगर इसके आंसर की बात करें तो ध्यान देते हैं क्या क्या दिया हुआ है, राइजोबियम, दीमक, चींटी, नमी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चूंकि नमी किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये अभी आपको पता है कि अजैविक घटक हो जाएगा। कौन सा घटक हो जाएगा, तो अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाएगा। और अगर हम बात करें राइजोबियम की, तो ये एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है, जो कि पौधों की जड़ों में सहजीवी संबंध में रहता है। और इसमें आप एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा राइजोबियम से, कि क्या कहता है, यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है, नाइट्रेट में बदलता है। ये काफी पूछा भी गया है राइजोबियम से संबंधित करके, तो ये बात ध्यान में रख लें। बाकी रही दीमक की बात, तो ये तो कीट समूह में रहता है। ठीक, और चींटी भी क्या है, कीट है, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है। तो सजीव प्राणी है, तो यानी जैविक घटक ये सब हो जाएगा। लेकिन जो नमी था यहाँ पर क्या था, अजैविक घटक था, और वही हमसे पूछा गया था। आगे की प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न, लवणीय समुद्र तट नम स्थल के पादपों को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लवणीय समुद्र तट के पादपों को कहते हैं लवण मृदोदित, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपको ध्यान में रख लीजिएगा, यानी कि वे पादप होते हैं जो उच्च लवणता वाली मिट्टी में उगने के लिए क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। जैसे कि समुद्री तट हुआ, मैंग्रोव का दलदल हुआ, मैंग्रोव दलदल की बात होगी, या फिर खारा पानी का दलदल, ये सब इसी के एग्जाम्पल हो जाएंगे लवण मृदोदित का। ठीक, तो ये बात आपको बस पता होना चाहिए। बाकी इस प्रश्न में कुछ है नहीं जो आपको बताया जाए। मृतों परजीवी पादप और कवक, सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ, ये सब आपको पता ही होगा। जलोविद की बात करें तो जो पानी में उगता है, जैसे एग्जाम्पल में ध्यान रख सकते हैं क्या, जलोविद से, जैसे झील हो गया, नदियाँ हो गई, तालाब हो गया, ये सब
क्या हो जाएंगे, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न, स्त्रियों में अंडे का निर्माण किस हार्मोन के कारण होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए क्या क्या है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जो कि एस्ट्रोजन यहाँ भी है लेकिन इसके साथ क्या दे दिया है, टेस्टोस्टेरोन। तो ये तो पुरुषों में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, तो ये होगा नहीं। फिर देखिए प्रोजेस्टेरोन तो है लेकिन यहाँ भी टेस्टोस्टेरोन हो गया, तो ये भी गलत हो गया। फिर यहाँ देखिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन भी है लेकिन यहाँ फिर से आ गया, तो ये गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि है एस्ट्रोजन और क्या, प्रोजेस्टेरोन, जो कि स्त्रियों में अंडे का निर्माण इसी के कारण होता है। तो यही तो आपसे क्या कर रहा था, पूछा जा रहा था। ठीक, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। मादा मानव में निषेचन स्थल कौन सा है? तो मादा मानव में निषेचन, निषेचन की बात कर रहा है यानी कि फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है, जहाँ क्या हो, नर युग्मक, नर युग्मक यानी कि शुक्राणु, और क्या कहता है, मादा युग्मक, मादा युग्मक यानी कि अंडाणु क्या हो, आपस में मिलकर क्या करते हो, एक जायगोट का निर्माण करते हैं। जायगोट जिसको हिंदी में युग्मनज कहा जाता है। बायोलॉजी का कुछ कुछ इंग्लिश टर्म ही आप ध्यान रखिए तो अच्छा रहता है। और यह प्रक्रिया मादा मानव के शरीर के भीतर होती है। तो यही आपसे पूछा, यहाँ निषेचन का मतलब ये हुआ, लेकिन जो निषेचन स्थल है वो कौन सा हो जाएगा, अंडवाहिनी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अंडवाहिनी को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, फैलोपियन ट्यूब। कौन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब भी लिखा रहेगा तो वो अंडवाहिनी की ही बात हो रही है। कहीं कहीं पर आपको डिम्ब वाहिनी भी रहेगा। कौन वाहिनी, तो डिम्ब वाहिनी। तो तीनों एक ही का नाम है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। जहाँ क्या हो, और यहाँ रही बात अंडाशय, देखिए कंफ्यूज कर सकता है। तो अंडाशय वह अंग है जिसको यानी ओवरी इसको बोलते हैं, जहाँ अंडाणु का निर्माण और क्या होता है, परिपक्वता होता है। ठीक, लेकिन हमसे यहाँ निषेचन स्थल पूछा जा रहा था। चलिए आगे की बात कर लेते हैं कि आगे क्या प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न, नियासिन जिसे विटामिन बी3 कहा जाता है, उसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा, तो नियासिन। आज तो विटामिन से 2-3 प्रश्न आपको दिख गए हैं, तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, जिसको बी3 कहा जाता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, तो कुछ देर पहले ही हम लोग पढ़े थे कि स्कर्वी किसके कारण होगा, तो विटामिन सी की कमी से होगा। किलोसिस किसकी कमी से होता है, तो विटामिन बी2 की कमी से होता है, जो कि राइबोफ्लोविन। और बेरी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन बी1 की कमी से होता है। तो यहाँ बचा क्या, पेलाग्रा, जो किसकी कमी से होता है, तो विटामिन बी3 की कमी से होता है। तो ये सब प्रश्न हम पहले ही कर चुके हैं, तो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। और जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटे हैं, प्लीज़ जीके जीएस के सवालों के लिए सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दिया कीजिए, और एक कमेंट जरूर किया कीजिए। जो भी आपका इस क्लास से संबंधित हो प्लीज़ कमेंट किया करें। आपको सारे विषय के प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं और क्लासेस रेगुलर चलती रहती हैं इसी तरह डिटेलिंग के साथ। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर भी कर दिया कीजिए, जहां आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, ये तो हुई चैनल संबंधित जानकारी। आगे के प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि है बायोलॉजी का प्रश्न। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ध्यान दीजिएगा, जोड़ा पूछा जा रहा है, तो ये जोड़े में 12 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं?
तो 12 जोड़े, यानी कि कुल कितनी पसलियां होती हैं? तो 24 पसलियां होती हैं, 24 पसलियां होती है। ठीक, इन 12 जोड़ों की अगर हम बात करें, जो ये 12 जोड़े हैं, तो इनको भी 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। 3 मुख्य वर्गों में क्या किया गया है? बांटा गया है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, ज़्यादा डिटेलिंग में जाएगा तो इस तरह से भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। 3 में कौन कौन सा है? एक होता है सच्ची पसलियां। बताइए, अब पसली में भी सच्ची और झूठी आ रहा है। सच्ची पसलियां जिसको ट्रू रिप्स कहते हैं, ट्रू रिप्स। ठीक, ये हुआ पहला। और ये क्या है? पहले 7 जोड़े ये सीधे किससे जुड़े होते हैं? स्तन पिंड से जुड़े होते हैं। किससे? स्तन पिंड से, जिसको इंग्लिश में अस्टर्नम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्टर्नम, उससे जुड़े होते हैं ये 7 जोड़े, पहले 7 जोड़े। तो ध्यान रखिएगा। वहीं दूसरी पसली में बात करेंगे तो झूठी पसलियां, झूठी पसलियां, जो कि जिसको फॉल्स रिप्स बोलेंगे, फॉल्स रिप्स। तो अगर इसमें बात करें तो अगला जो 3 जोड़ा रहेगा, अगला 3 जोड़ा कहने का मतलब हुआ जो कि 8 से 10 तक रहेगा, वो क्या है? स्तन पिंड से नहीं जुड़ा रहेगा, बल्कि ऊपर वाली पसली से जुड़ा रहता है। किससे? ऊपर वाली पसली से। यह इम्पोर्टेंट है, आपको इस तरह से डिटेलिंग में पूछ लिया जाता है, खास करके दे देगा कि इसमें से कौन सा कथन सही गलत है, तब आपको जानकारी होना चाहिए। तीसरा बात करेंगे तो लटकती पसलियां, लटकती पसलियां, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो फ्लोटिंग रिप्स। कौन रिप्स? तो फ्लोटिंग रिप्स। ठीक, ये बात हो गई। अब इसमें क्या रहेगा? तो अंतिम 2 जोड़ा, अंतिम जो 2 जोड़ा, जो कि सिर्फ रीढ़ के हड्डी से जुड़ा रहेगा। किसके? तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा रहेगा। ठीक, तो देख लीजिए, 7 जोड़ा यहाँ, 3 जोड़ा यहाँ और 2 जोड़ा यहाँ, यानी 12 जोड़ा हो गया। तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट बन सकता है आपके लिए, एग्जाम में दिख सकते हैं। तो जो भी जानकारी दी गई है इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। पुरुषों में बंध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वैसेक्टॉमी, ऑप्शन नंबर ए, जो कि दिया हुआ है। यानी कि नसबंदी की ये क्या है? एक प्रक्रिया है। ये कई बार पूछा भी गया है, तो ध्यान रखिएगा। वहीं अगर महिलाओं में पूछता तो महिलाओं की अगर बात आएगी तो ध्यान दीजिएगा कि महिलाओं में पूछे तो महिलाओं में नसबंदी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ट्यूबेक्टॉमी। बंध्यकरण उसी को बोला गया है, नसबंदी प्रक्रिया के बारे में। तो महिलाओं में पूछेगा तो ट्यूबेक्टॉमी, और पुरुषों में पूछेगा तो वैसेक्टॉमी। ठीक, तो बस ये इसको इसमें इतना ध्यान रखिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। आइए अगले प्रश्न पे। स्त्रियों में रक्तस्राव चक्र की विराम अवस्था यानी समाप्ति को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रजनोवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी। इंग्लिश में क्या इसको बोला जाता है? तो मीनोपाउस, मीनोपाउस। ठीक, रजनोवृत्ति, ये आप ध्यान रखिएगा। वही बात करें, ऑप्शन ए था अंडोत्सर्ग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवुलेशन। चूंकि बायोलॉजी का इंग्लिश टर्म ही समझना आसान होता है। ठीक, तो ये क्या है? लिखना नहीं है, सुन लीजिए सिर्फ जानकारी के लिए कि ओवुलेशन में क्या होता है कि मासिक धर्म चक्र का एक चरण है,
जहाँ अंडाशय से एक परिपक्व अंडा निकलता है। यह विराम अवस्था नहीं है, यहाँ हमसे विराम अवस्था, क्योंकि ये तो क्या है, प्रजनन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वही यौवनारंभ की बात करें तो ये तो वह अवस्था है जहाँ क्या होता है, व्यक्ति यौन रूप से परिपक्व होता है। और परिपक्वता तो जान ही रहे हैं, सामान्य सा शब्द है जो मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक रूप से पूरी तरह से विकसित होने को। तो इस प्रश्न में तो ऐसा कुछ था नहीं कि जो आपको लिखाया जाए, जो था वो आपको बस बता दिया गया। तो आज का बायोलॉजी क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। साथ ही साथ सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर ले। पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।